बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, आईएसबी फ्रेमवर्क, क्या जो भी ये लेक्चर पहले सुन रहा है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पहले इसके दो लेक्चर है ना आईएसबी फ्रेमवर्क के वो पहले दो लेक्चर लाजमी सुनेगा। फिर उसके बाद इसको ये समझ लगनी है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट पास पेपर करवा रहा हूँ। हाँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके अंदर जो पिछले दो लेक्चर के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं इन लेक्चर्स के अंदर कवर करवा दूंगा। और बाकी 2020 से लेकर जितने भी पास पेपर 21 में या 22 में 23 में, वो सारे पास पेपर में, क्योंकि ये ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आए हुए सवाल, वो भी सारे हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये जो अभी पेपर मैंने निकाला हुआ है, ये आइटम 23 का पेपर है। आइटम 23 का पेपर है, और इसमें सिर्फ एक ही पार्ट एक नंबर का आया हुआ है। ये जो आईएसबी फ्रेमवर्क, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का हमारा चैप्टर है, और इसमें लिखा हुआ है विच टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसीडर द फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक और अकॉर्डिंग टू द आईएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो इस चैप्टर का पहला पेज है ना, उसके ऊपर ये उसकी करेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। एक आपको करेक्टरिस्टिक मिलेंगी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपको सिर्फ दो ही नजर आएंगी, एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी आपको नजर आएगी रेलिवेंस। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ दो होंगी, एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और एक रेलिवेंस। और जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपको हो सकता है नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाए। इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। वो कहता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पर इन्फॉर्मेशन फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर मतलब क्या कि अगर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की वो करेक्टरिस्टिक पूछ लेता है, तो उसमें तीन बातें कि हम उसको फेथफुल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि अगर वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होंगी, न्यूट्रल होंगी और फ्री फ्रॉम एरर होंगी। ओके की बात। और उसके बाद एक और चीज़ हो सकता है इस दफ़ा पेपर में आ जाए, वो है एनहांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। वो कौन सी है? एनहांसिंग। क्वालिटेटिव ही है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक। वो कौन सी हैं? उनमें एक है कंपेरेबिलिटी, एक है टाइम लाइनेस। ये एनहांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है। और इसके अलावा भी दो हैं। वो कौन सी हैं? एक है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यहां पर लिख देता हूं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, और दूसरा है वेरीफाइबिलिटी। मतलब क्या है? एनहांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक जो हैं, वो एक टाइम लाइनेस, एक कंपेरेबिलिटी, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी, और एक वेरीफाइड भी होनी चाहिए, वेरीफेबिलिटी भी करेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक होगी बात। तो इससे आपसे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है। इसका जो आंसर है वो बी और सी है। इसका जो आंसर है गिवन क्वेश्चन का वो बी और सी है। और बट मैंने आखिरी भी आपको इससे रिलेटेड बातें बता दी जो कि पेपर में आ सकती हैं। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये इसमें एक ही नंबर का ये सवाल आया हुआ है आईएसबी फ्रेमवर्क का। हो सकता है इस बार ज़्यादा चांस हैं कि 4 नंबर का या 2 नंबर का या 5 नंबर का सवाल आ जाए। उसके बाद चलें ज़रा नेक्स्ट मेरे भाई देखते हैं। इसका अगला सवाल जो आया हुआ है, वो आया हुआ है स्प्रिंग स्प्रिंग 23 में, और ये सवाल आया हुआ है 4 नंबर का। ओके की बात। अच्छा, ये 4 नंबर का सवाल है। जिस सेगमेंट से ये सवाल आया है ना, उसमें तीन कॉन्सेप्ट टोटल डिस्कस किए हुए हैं।
ये बेसिकली जो सवाल आया है उसने कहा जी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस से आप लोगों ने एसपीएल बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सिर्फ इक्विटी पोर्शन बनाना है। ठीक होगी बात। और मैं आपको करवाता हूँ कि उसने तो सिर्फ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कहा है ना। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका ओवरव्यू भी कर देता हूँ। वैसे तो ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है और थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो जाए। ये जो कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये ज़रा देखिए, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अब जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है ना, ये बेसिकली फर्दर ये दो चीज़ों के अंदर डिवाइड है। एक है इन मनी टर्म और एक है इन रियल टर्म। अब अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि पिछला आपको बड़ा डिटेल में बताया हुआ है और अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनके बारे में समझाऊं तो बेसिकली होता यह है कि सपोज दैट आपकी इस दफ़ा जो सेल्स हुई हैं 2022 में आपकी सेल्स हुई थी 10 यूनिट बिके थे एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया था 50। और 2023 में आपके 10 यूनिट ही बिके एट द रेट ऑफ 8, तो आपका रेवेन्यू आ गया 80। अब आपको लग रहा है कि आपका जो रेवेन्यू है ना पिछले साल से अगले साल इंक्रीज हुआ है, नो डाउट इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से इंक्रीज हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो पिछले साल भी 10 यूनिट बिके, इस साल भी। तो इन रियलिटी फिजिकली आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस क्या कहता है? कहता है अगर आप उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट या प्राइस चेंज का इफेक्ट निकाल दो, फिर जो प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा ना वो सिर्फ वॉल्यूम की वजह से होगा। तो वो सिर्फ वॉल्यूम को देखता है कि 10 से 12 यूनिट बिकेंगे ना, तब मैं मानूंगा कि आपका कैपिटल में इजाफा हुआ है, आपके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। कहता है वो जो इन्फ्लेशन की वजह से आए उससे तो चीज़ें ओवरऑल चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही होगी। तो बेसिकली आपकी जो ग्रोथ होती है ना, जो रियल ग्रोथ होती है, वो तो नंबर ऑफ यूनिट अगर ज़्यादा सेल हो तो होगी। ओके होगी बात। और इसके अंदर भी क्या होता है, फर्दर फिर मजीद दो तरह की इन्फ्लेशन होती है। अब जो मनी टर्म्स है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और जो रियल टर्म है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, कांस्टेंट परचेजिंग पावर, ये नाम है बस अकाउंटिंग। अब पेपर में सवाल आपको आ सकता है, वो कहेगा जी मनी टर्म्स के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, वो आपको कह सकता है रियल टर्म्स में, वो आपको कह सकता है फिजिकल कैपिटल में। मैं यह एक सवाल पिक करने लगा हूं, यही सवाल जो आई कैप ने दिया हुआ है इसको मैं इन तीनों मेथड से करवा देता हूं। बट आपने पेपर में क्या करना है, जो बताया हो सिर्फ वही करना है। ये नहीं कि जो मैं करवा रहा हूं आपने भी तीनों करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कह रहा है तो ये देखना है कि वो इन रियल टर्म्स या हिस्टोरिकल में पूछ रहा है, सॉरी इन मनी टर्म्स या हिस्टोरिकल में पूछ रहा है, या रियल और या परचेजिंग पावर में पूछ रहा है, या फिर वो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में पूछ रहा है। और अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल कहे ना, सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल, फिर आपने दोनों में बना कर आना, इन मनी टर्म्स में भी और इन रियल टर्म्स में भी। क्लियर होगी बात? तो आगे चलते हैं। यही जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, जो आई कैप का सवाल है, तीनों मेथड से।
तो आ जाए जनाब सवाल पे आए। लिखा हुआ है ऑन 1 मार्च 22 इनका एम्पायर लिमिटेड कॉमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ₹60,000 विच वॉज यूज टू परचेज 2 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। कहता 60,000 से उसने, अगर वो ये ना भी कहता है ना, तो जितनी भी इन्वेंट्री आप खरीदोगे इसका मतलब है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये आपका कैपिटल होगा। डिटेल ऑफ देयर कॉस्ट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 28 Feb 2023 आर एज फॉलो। कहता प्रोडक्ट की ए की कॉस्ट, बी की कॉस्ट और उसकी सेल भी बता दी। जनरल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर इज 8% और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन प्रोडक्ट ए की 12% और प्रोडक्ट बी की, वो कहता है जो आप 45,000 की चीज़ खरीद रहे हो ना, यहाँ पर देखिएगा ज़रा, वो कहता है जो चीज़ आज आप 35,000 की खरीद रहे हो वो बाद में कितने की हो जाएगी, 45,000 की। एक बात नोट कर लें, देखिए जी जनाब, बल्कि मैं लिखवा ही देता हूँ। जो होगा ना इन मनी टर्म्स, वो आपने लेना है, सारा डाटा लेना है। डाटा आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है विद इन्फ्लेशन लेनी है। जो भी आपने डाटा लेना है वो विद इन्फ्लेशन लेना है। और अगर आपने लेना है इन रियल टर्म, उसके अंदर आपने जर्नल प्रोविजन एलिमिनेट करनी है। एलिमिनेट जर्नल इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन एलिमिनेट करनी है। और अगर आपने लेना है इन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, तो उसमें आपने एलिमिनेट करना है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ठीक होगी बात। मनी टर्म्स के अंदर आपने डायरेक्ट डाटा ले लेना है, रियल टर्म्स के अंदर आपने जर्नल इन्फ्लेशन को एलिमिनेट करना है। कैसे करना है अभी करने लगे हैं। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर आपने जो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगी सिर्फ उसकी इन्फ्लेशन, मतलब ये है कि जैसे मैं कहता हूँ एक शुगर का डाटा ले लेते हैं, चीनी का। अब चीनी के अंदर एक इन्फ्लेशन होगी, एक ओवरऑल तमाम कमोडिटीज़ की एवरेज इन्फ्लेशन होगी। जो ओवरऑल होगी उसे हम जनरल इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो सिर्फ उस शुगर से रिलेटेड होगी हम उसे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कहेंगे। तरीकाकार क्या होगा जनाब, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ तीनों का, साथ ही सवाल हल करने लगा हूँ। पेपर में कोई एक आएगा, लो जनाब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक SPL बनाने लगा हूँ। पहले यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी, फॉर द ईयर एंडेड। हमारे जो इस सवाल के अंदर जो साल दिया हुआ है वही ले लेते हैं। ईयर एंडेड 28 Feb 23, 28 Feb 23, तो यही ले लेते हैं 28 Feb 23। लो मेरे भाई, यहाँ पर आपने लिखना है फाइनेंशियल कैपिटल, और यहाँ पर लिख लो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। पेपर में जो आएगा सिर्फ वही करना है। पेपर में नहीं ऐसा करना कि दोनों, पेपर में वो जो कहेगा बस वही करना है। इसका इन मनी टर्म, और फिर इसका इन रियल टर्म्स। एक दफ़ा मुझे बताएं मनी टर्म्स का दूसरा नाम क्या है। मनी टर्म्स का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, और
रियल टर्म्स का परचेजिंग पावर। लो मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स, फिर लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल, वही एसपीएल जैसे फाइंड करते हैं। जब आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, उस प्रॉफिट में से आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस करना है। मैं इसकी जनरल एंट्रीज भी आपको बताऊंगा। आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट एलिमिनेट करना है। मनी टर्म्स के अंदर कोई इफेक्ट एलिमिनेट नहीं करते। रियल टर्म्स के अंदर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, कौन सी? स्पेसिफिक। और फिजिकल के अंदर जर्नल इन्फ्लेशन, सॉरी फिजिकल के अंदर स्पेसिफिक, माजरत, फिजिकल के अंदर स्पेसिफिक और रियल टर्म्स के अंदर जर्नल इन्फ्लेशन। ओके की बात। लो मेरे भाई, इस सवाल के अंदर आप अपनी सेल्स देखें, दोनों प्रोडक्ट की सेल्स इकट्ठी लिख लेते हैं। और मैं ये भी, और दूसरी बात ये भी ख्याल रखनी है कि जो आपने इन्फ्लेशन अप्लाई करनी है ना, इन्फ्लेशन अप्लाई करनी है आपने हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर, मतलब जो आपने चीज़ खरीदी है ना उसके ऊपर, या जो आपने कैपिटल या पैसा इन्वेस्ट किया। दूसरी लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो, अगर सवाल के अंदर कैपिटल बताया है उसके ऊपर। तो इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जनाब ये सेल गिवन है 55,000 प्लस 70,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी। करो ज़रा, इन मिलियन में, इन रुपीज़ इन 1000 लिख लेंगे तो 55 प्लस किया तो ये बन गया 125। और कॉस्ट ऑफ सेल को भी प्लस कर लें, 60,000 और ये 125,000। इन्फ्लेशन अगर देखें तो जर्नल इन्फ्लेशन है 8%। अब जर्नल इन्फ्लेशन कहां पर इस्तेमाल होगी भला? जर्नल इन्फ्लेशन इस्तेमाल होगी इन रियल टर्म्स। और फिर वो कहता है इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए इज 12%। तो प्रोडक्ट ए की इन्फ्लेशन 12% और प्रोडक्ट बी की इन्फ्लेशन उसने खुद बता दी। कहता है भाई साहब रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 45,000। मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, यहां से मिलाएं, जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, ये इन्फ्लेशन हमारी है प्रोडक्ट बी की। ये भी स्पेसिफिक प्रोविजन है, सॉरी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है, और ये भी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है। अब इसको कर लेते हैं जनाब, आए जरा सेल्स आप बताएं जरा 125,000 की बनी, इसमें भी 125,000 होगी। सेल्स सब में बराबर होती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल भी सब में बराबर है 60,000। कॉस्ट ऑफ सेल भी सब की। पेपर में आपका कोई एक कॉलम आएगा, दोनों नहीं आएंगे, तीनों नहीं आएंगे। और अगर वो तीनों कह भी देता है तो फिर मार्क्स ज़्यादा देगा, वो आपका ही फायदा है। लो जनाब, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? करो ज़रा माइनस इसको, 65,000। हाँ जी, इसके बाद हम अगर कोई अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो लिखने के साथ साथ, मतलब पेपर में तो हमारी बुक में तो इतना ही डिस्कस है, लेकिन अगर अदर एक्सपेंस आ गया है तो वो भी एक तरह के हमारे एक्सपेंस हैं, वो भी हम कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे। तो अदर एक्सपेंस भी माइनस करेंगे और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। हाँ जी जनाब, तो पहली बात तो ये सुन लें कि इन्फ्लेशन की जो एडजस्टमेंट होनी है मनी टर्म्स के अंदर तो कभी भी नहीं होनी। मनी टर्म्स के अंदर नो एडजस्टमेंट। जो जर्नल इन्फ्लेशन होगी, जर्नल इन्फ्लेशन
याद रखें उसने पूरी कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होना होता है, और जनरल इन्फ्लेशन कितनी है 8%। उसने पूरी कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होना है, और पूरी कॉस्ट कितनी है हमारी 60,000, और जनरल इन्फ्लेशन कितनी है 8%। ओके होगी बात? तो 60,000 का 8% लें जरा, 4800, 4800 माइनस करेंगे। सॉरी, इसमें से नहीं माइनस करना भाई मेरे, इसमें तो कुछ लेते ही नहीं है। इसमें से कुछ नहीं लेते, 4800। और जनरल इन्फ्लेशन का कैपिटल मेंटेनेंस में भी कुछ नहीं करते। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जनाब सिर्फ उसके अंदर लेते हैं, प्रोडक्ट ए का अलग बताया हुआ है, तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी बताई हुई है, पहले चेक करें ज़रा। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी बताई हुई है 25,000। 25,000 का 12% ले। दूसरे के जो इन्फ्लेशन उसने फाइंड करके बताई हुई है 25,000 का 12%, 3,000। $3,000, यानी यहां पर लिख लें ए का और बी का। ए का 3,000 है, बी का 10,000 है, वो तो डायरेक्ट बताया हुआ है ना। टोटल बन गया जनाब इसका 13,000। लो जनाब, आपके पास प्रॉफिट आ गया आफ्टर इन्फ्लेशन जी। रियल टर्म्स में तो 65,000 है। रियल टर्म्स में कितना है 65,000, और मनी टर्म्स में कितना आ गया? मनी टर्म्स में 61,200 या 60,200, 60,200। ओके होगी बात? और इसमें से 13,000 में से 65,000 में से 13,000 माइनस करें तो कितना बचता है 52,000। लो मेरे भाई, ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 65,000 हुआ है, लेकिन 60,200 तो इन्फ्लेशन की नज़र हो जाएगा ओवरऑल। और अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन में देखें तो फिर बचेगा 52,000। तो ये आपका SPL बन गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना तो आप कमेंट्स के अंदर बता देना मुझे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट आ जाए। अब नेक्स्ट आ जाए फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी का नाम लिखोगे ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखोगे, एज एट 28 Feb 2023। हम क्योंकि कर रहे हैं 3 सूरतों में, मैं अब हेडिंग नहीं लिख रहा, पेपर में आपने हेडिंग देनी है। आई कैब ने कहा है कि सिर्फ इक्विटी का पोर्शन बना दो, मैं आपको दोनों पोर्शन सिखाऊंगा, लेकिन आई कैब ने फिलहाल इक्विटी का पोर्शन कहा है। तो इक्विटी के पोर्शन में हमने लिखना क्या है? इक्विटी का लिखना है बिफोर एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट? इन्फ्लेशन की। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया ना मेरे भाई, वही आपकी इक्विटी है 60,000। इसमें आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐड करना है। क्यों करना है मैं उसकी एंट्री भी पढ़ाता हूं। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। लो जनाब, यहां जो मनी टर्म्स है उसमें तो कुछ कोई चीज इफेक्ट ऐड, ये प्लस माइनस नहीं करना। यहां पर 4800 है और यहां पर 13,000। तो ये आपके पास आ गया जनाब इक्विटी आफ्टर एडजस्टमेंट 60,000। इसका आ गया
64,800, इसका आ गया 73,000। फिर ऐड नेट प्रॉफिट, ये वही तरीकाकार होता है। इसका प्रॉफिट कितना है? 65,000। इसका प्रॉफिट कितना था? 65,000। इसका प्रॉफिट कितना था? बताइएगा जरा। इसका प्रॉफिट था 60,200। और इसका प्रॉफिट कितना था? 52,000। लो मेरे भाई, इसका टोटल जरा कितना आ रहा है? इसका टोटल करके बताइएगा कितना आ गया। हाँ जी, 125,000। इसका टोटल करें 125,000 और इसका टोटल करें तो 125,000। देखा जादू कि आपने देखा कि जब आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐड बैक किया तो चाहे जिस तरह से मर्जी करो, आंसर आपका सेम आएगा। और अगर आप इसकी एसेट साइड पे बनाओ, एसेट साइड में हमारी सेल्स ही थी, या वो कैश के नाम से आ जाएंगी या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 125,000 की। और यही हमारे टोटल एसेट्स हैं, और तो किसी की चीज का जिक्र ही नहीं है। लेकिन आई कैप ने सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन पूछा है इस सवाल के अंदर। आई कैप ने टोटल एसओएफपी नहीं पूछी, उसने कहा सिर्फ इक्विटी का पोर्शन बना के दे दो, वो ऊपर वाला है 125,000 तक। लो मेरे भाई, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, और अगर ना समझ लगे तो पूछ लेना। आगे चले, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आप क्वेश्चन निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आप निकालें आइटम 22 का क्वेश्चन नंबर 1। आइटम 22 क्वेश्चन नंबर 1। जी जनाब, चेक कीजिएगा, 7 नंबर का पेपर में सवाल आया। आइटम 22 में ये क्वेश्चन 7 नंबर का आया है, ट्रू फॉल्स का। और अगर आपने बड़े गौर से पहले लेक्चर पढ़ लिए हैं तो ये उसमें से कवर हो जाएगा सारे का सारा ही। और इस सवाल के अंदर उसने एक और चीज़ भी डिस्कस की, ज़रा देखिएगा। रिक्वायरमेंट पढ़िएगा ज़रा। लिखा हुआ है जनाब, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द बस ट्रू या फॉल्स। फिर वो कहता है गिव रीजंस फॉर द स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। अब देखिए ना, आई कैप का सवाल पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। कहता है कि अगर कोई फॉल्स है तो उसके बारे में बताना, ट्रू के बारे में उसने रीज़न नहीं पूछी। एक तो ट्रू फॉल्स बताना है, और हर वो चीज़ जो फॉल्स है उसकी रीज़न भी बतानी है। तो लो भाई, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो फिर तो ये बेकार है। आप लोग इसको सवाल को रोक दें, पहले वो लेक्चर अपने कवर करें, फिर ये पढ़ना। जी, पहला पॉइंट कहता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। लो जनाब, तो फिजिकल यही तो करता है। वो कहता है कि जनाब आपका वॉल्यूम अगर बड़ा है तो तब वो कैपिटल में जो बड़ा है तो हम उसको मानेंगे, वरना नहीं। तो ये तो जनाब है ट्रू। दूसरे में आ जाएं, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। लो जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब इन मनी टर्म्स। लो जनाब, वो कहता है प्रॉफिट ज्यादा होता है, एसेट्स अंडरस्टेड होते हैं। ये तो बड़ी परेशान कौन बात है। इसको अब देखिएगा जरा। हिस्टोरिकल कॉस्ट में यहां पर मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। देखें जनाब, प्राइसेस बढ़ रही हैं,
अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। ये आपको याद होगा, ये चीज़ें पता है आपको, ये IS2 में पढ़ा था, ठीक है। और प्राइसेस बढ़ने से क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट, वो जो आपने अभी देखा कि ओवरऑल अगर हम देखें कि मनी टर्म्स में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था, हिस्टोरिकल पूछ रहा है ना, हिस्टोरिकल पूछ रहा है, हिस्टोरिकल तो मनी टर्म होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है, मनी टर्म्स। अब मनी टर्म्स में देखें, अभी हमने सवाल किया है पिछले साल, उसके अंदर आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मनी टर्म्स का प्रॉफिट आ रहा था, प्राइसेस बढ़ रही थी। तो प्राइसेस कम हो तो मनी टर्म्स में प्रॉफिट कम आता है, प्राइसेस बढ़ रही हो तो मनी टर्म्स में प्रॉफिट ज़्यादा आता है। लेकिन एसेट्स अंडरस्टेट होते हैं, वो कैसे भला? अंडरस्टेट का मतलब क्या है? देखें, आपने एक एसेट खरीदा 50,000 का, आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट में रखा, 2 साल डेप्रिशिएट किया तो ये बच गया सपोज एट 40,000 का। लेकिन मार्केट के अंदर तो ये एसेट सपोज एट इन्फ्लेशन हो गई है तो ये तो हो सकता है ये 42,000 का हो। लेकिन क्योंकि आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, तो आप तो रिवैल्यू कर ही नहीं रहे। तो आपका जो एसेट है मार्केट के निस्बत अंडरस्टेट हुआ है। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो मार्केट में आपके एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन आपकी फिर एसेट की वैल्यू आपने जो लिखी होती है वो कम लिखी होती है। तो इस तरह आपका एसेट अंडरस्टेट हुआ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी होगी ट्रू। उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर है जनाब, इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। लो जी, ये तो PRC की डेफिनेशन आ गई। वो कहता है इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। और याद रखें, इनकम की ये डेफिनेशन नहीं है पूरी, इसके अंदर एक और सेंटेंस भी आता है, अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट। अदर देन इंक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी पार्टिसिपेंट, ये लफ्ज आता है इक्विटी, और ये डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है, और ये तो आपने PRC में भी पढ़ा हुआ है। ये फॉल्स है, ये डेफिनेशन तकरीबन ठीक है लेकिन इस मिसिंग है, कंप्लीट नहीं है। क्योंकि इनकम की डेफिनेशन है इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी बट अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट। तो हमने ये लफ्ज लिखनी है, पूरी डेफिनेशन लिख देनी है ये, तो ये फॉल्स है। फोर्थ नंबर पे आ जाए, लिखा हुआ जनाब, टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन a depiction would have 3 characteristics. It will be complete, relevant, verifiable. गलत। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरे भाई कंप्लीट होता है, अभी पढ़ के आए हैं, न्यूट्रल होता है और फ्री फ्रॉम एरर होता है। ठीक होगी बात? तो ये भी गलत है। फिर इन वैल्यू एंड यूज मेथड एसेट्स आर मेजर्ड एट द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू परचेज द सेम और सिमिलर एसेट करंटली। लो जनाब, वो वैल्यू एंड यूज की डेफिनेशन ये है क्या? वो वैल्यू एंड यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो ये भी गलत है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट। Number 6, current cost and fair value are exit value. ओ भाई, करंट कॉस्ट जो होती है ना, याद रखें, ये वैसे लिख लें, करंट कॉस्ट को एग्जिट नहीं एंट्री वैल्यू कहते हैं। उससे तो हम एंट्री पे लिख रहे होते हैं एंट्री वैल्यू। एंट्री वैल्यू का मतलब है जिस पे खरीदना है, खरीद के लिखना है करंट कॉस्ट। और फेयर वैल्यू अगर आप बेचना चाहो तो उसकी क्या वैल्यू, से एग्जिट वैल्यू कहते हैं।
करंट कॉस्ट को एंट्री वैल्यू कहते हैं और फेयर वैल्यू को एग्जिट वैल्यू कहते हैं। तो ये भी फॉल्स है। उसने कहा दोनों को एग्जिट वैल्यू कहते हैं, दोनों को नहीं। करंट कॉस्ट एंट्री वैल्यू होती है और जो फेयर वैल्यू है वो एग्जिट वैल्यू होती है। उसके बाद आ जाए 7वें नंबर पे, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। लो जी, वो कहता है जी जो स्टैंडर्ड में लिखा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है। ये बात पहले पेज पे तो लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड की बात प्रिवेल करेगी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर, तो ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर वो कहता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू द मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। ऐसे फाइनेंशियली पे तो करते हैं हम, जितने भी आप लोगों ने एसओसी और एसओएफपी नॉर्मल पढ़े हैं, क्या उसमें कभी इन्फ्लेशन के रिजर्व को एडजस्ट किया है? कभी भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू है। अच्छा, माजरत, मैंने ना वो एंट्री आपको इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं बताई, वो भी लिख लो। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की एंट्री होती है एसपीएल डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। इन्फ्लेशन रिजर्व या करंट कॉस्ट रिजर्व भी कहते हैं इसे, इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। दोनों केसेस में फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, दोनों में एसपीएल डेबिट, इन्फ्लेशन रिजर्व या करंट कॉस्ट रिजर्व क्रेडिट। हो सकता है इस दफ़ा 1 नंबर 2 नंबर की एंट्री पूछ ले, तो आपको ये पता होनी चाहिए। लो मेरे भाई, ये 7 नंबर का सवाल आया हुआ है पेपर में, और जो बंदा ध्यान से किताब पढ़ के गया था उसके लिए ये सवाल बहुत आसान था, जो नहीं पढ़ के गया फिर उसकी किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब मेरे भाई स्प्रिंग 22 का, ये एमसीक्यूज आया हुआ है स्प्रिंग 22 में। स्प्रिंग 22 में एमसीक्यूज आया हुआ है, निकालिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6, स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 6 निकालें, पार्ट नंबर 6। जी जनाब, आसान सा सवाल है, ये सिंपल ही है, और ये उसने किस पैटर्न पे दिया हुआ है, जैसे पीआरसी में पेपर देता है आईकैप, उसी पैट पढ़ो ज़रा। हाँ जी, लिखा हुआ है जनाब विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन आईएफआरएस एंड नथिंग इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड एनी स्पेसिफिक। ये तो बात ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो आईएफआरएस नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। और कहता है जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो ओवरराइड नहीं करता आईएफआरएस से, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अभी हम पिछले सवाल के अंदर भी तो पढ़ के आए हैं कि आईएफआरएस ओवरराइड करता है लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करेगा। फिर कहते हैं वन ऑफ द पर्पस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट, ये बात भी ठीक लिखी हुई है, एंड टू डेवलप आईएफआरएस। ये अगर पहले पेज पे लिखी हुई है दोनों बातें, ये तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके होगी बात। चले जनाब, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका और क्वेश्चन आया हुआ है जनाब, ये था स्प्रिंग 22 ऑटम 21 पे चले। आइटम 21 क्वेश्चन नंबर 4। आइटम 21 क्वेश्चन नंबर 4। जी जनाब, इसका पार्ट नंबर 4 ही है। फोर्थ पार्ट पे देखिएगा जरा, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेजर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिव कैपेसिटी। लो मेरे भाई, ये तो सीधा सीधा बात बता दी उसने। कहता है कौन सा मेथड है जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बताता है, फिजिकल, हिस्टोरिकल, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मनी टर्म्स, रियल टर्म्स। फिजिकल,
ये तो मैं वैसे पता है। जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज बताता है वो कौन बताएगा? उसके बाद इसी साल एक सवाल और आया हुआ है पेपर में, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका। ये पेपर में नहीं आया हुआ, ये खुद से ऐड किया हुआ सवाल है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 लिखना था, इसे 6 लिखा गया। क्या लिखा हुआ है? कैरी स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी ईयर 1। ये आएगा आपकी एग्जांपल। ये कैरी सोल शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट कैपिटल 1000। कंट्रीब्यूट कैपिटल का मतलब है कि जो उसने खरीदना है ना, इसी में खरीदना है। कैरी परचेज 1 आइटम ऑफ इन्वेंट्री फॉर रुपीज 1000 एंड सोल्ड दैट इन्वेंट्री फॉर कैश रुपीज 1400। At the end of the year 1, the replacement cost of the same item of the inventory is 1100। कहता है वही चीज की रिप्लेसमेंट का 1100 है, उसी चीज की, दैट इज स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। 1000 वाली चीज 1100 की होगी, 100 रुपए की उस चीज की इन्फ्लेशन है। जनरल इन्फ्लेशन है 7%। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड प्रिपेयर समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईयर 1 अंडर द फॉलोइंग कैपिटल कॉन्सेप्ट: फिजिकल, हिस्टोरिकल और कांस्टेंट परचेजिंग पावर। समझ लगी सवाल की? चलो जल्दी से इस सवाल को कर लेते हैं ताकि वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं फुल डिटेल में तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी से मैं ये सवाल आपको समझा देता हूं। लो जनाब, मैं ऊपर हेडिंग नहीं लिख रहा। हाँ जी, मनी टर्म्स और रियल टर्म्स और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। पेपर में आपने पूरा लिखना है जिस फॉर्मेट में उसने कहा हो। सेल्स 1400, लो जनाब, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। ये तो आपने अब कर लिया है ना, 1000। हमारे पास जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, इसका 400 400 400। फिर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करें। हाँ जी जनाब, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो होगी, पहले तो करेंगे जर्नल इन्फ्लेशन 7% है। वन थाउजेंड का 7%, 1000 का 7%, वो आ जाएगी रियल टर्म्स के अंदर। कितना आ जाएगा? 700 या 70? 70। ओके की बात। और जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन वो है 100, क्योंकि 1000 वाली चीज 1100 की होगी। लो जनाब, ये एसपीएल आपका डेबिट हो गया, एसपीएल आपका डेबिट हो गया, और जाकर वो फंड क्रेडिट हो जाएगा, वो उसके अंदर जाकर लिख देंगे 400, 330 और 300। अगर कीमतें बढ़ रही हो तो ज़रा गौर फरमाया किस में प्रॉफिट कम या ज़्यादा आता है, ये ध्यान से देखा करें। ठीक होगी बात। और अगर जनरल इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो जिसकी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी उसका प्रॉफिट कम आएगा, बस ये बात ख्याल रखनी है। अब आ जाते हैं जनाब एसओएफपी पे। सबसे पहले कैश या अकाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं, नॉन करंट एसेट या एस करंट एसेट। 1400 आ गया, वो कैश डेबिट किया होगा ना आपने। इसके अलावा और कोई एसेट नहीं बताया हुआ, तो यही एसेट्स हैं आपके। फिर इक्विटी पोर्शन पे आ जाते हैं। इक्विटी पोर्शन के अंदर जनाब बिफोर एडजस्टमेंट आपके पास 1000 है सारा,
बिफोर एडजस्टमेंट। फिर इसमें इन्फ्लेशन रिजर्व ऐड कर देंगे, इन्फ्लेशन रिजर्व ऐड कर देते हैं। हाँ जी जनाब, इन्फ्लेशन रिजर्व, इसका तो है ही नहीं ना। बताया ज़रा मनी टर्म्स का कितना था इन्फ्लेशन, 70 और इसका था 100। हाँ जी जनाब, इन्फ्लेशन सॉरी इक्विटी आफ्टर एडजस्टमेंट 1000, 1070 और 1100। एड नेट प्रॉफिट, वही इक्विटी प्लस नेट प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट 400 आया था, 1400 हो गया। इसका प्रॉफिट कितना आया था, 330, ये भी 1400 हो गया। और इसका प्रॉफिट आया था 300 और ये भी 1400 हो गया। जादू चेक किया कि तीनों का आंसर बराबर ही है। क्लियर होगी बात जनाब? ये मैंने खुद से सवाल ऐड किया हुआ है, ये आई के पास पेपर में अभी नहीं आया हुआ। चले जी, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब स्प्रिंग 21, क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर है जनाब इसका एक 4th पार्ट है और दूसरा इसका पार्ट बनता है 7। जी मेरे भाई, आए जरा पार्ट नंबर 4 पे आए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजरमेंट बेस ऑफ द एसेट्स। और मेजरमेंट बेस पता है ना, 4 होते हैं मेजरमेंट बेस। इसमें एक वैल्यू एंड यूज भी है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करंट कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है, फुलफिलमेंट वैल्यू नहीं है। तो आंसर ये हुआ, फुलफिलमेंट वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये IFRS 15 अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद नंबर 7, यहां पर देखिएगा, कहते हैं एन एंटिटी मेड प्रॉफिट 550,000। किसके ऊपर? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर 5,50,000 आया है प्रॉफिट, और कैपिटल हमारा है 15 लाख। कहते हैं ड्यूरिंग 2020 स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस इंक्रीज्ड बाय 15% और जर्नल है 10%। कहते हैं हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर फिजिकल। लो मेरे भाई, और 5,50,000 में से अगर प्राइसेस बढ़ रही हो ना तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इनमें से माइनस होती है। और अगर प्राइसेस कम हो रही हो तो फिर ऐड कर देते हैं। तो 5,50,000 में से मैं दोनों निकाल के दे देता हूँ। 5,50,000 में से अगर आपको रियल टर्म में चाहिए या आपको फिजिकल चाहिए। अगर रियल टर्म में चाहिए ना तो उसमें से जर्नल इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस कर दें। लेकिन इनफैक्ट लेना किसके ऊपर है? 15 लाख के ऊपर। इसका 10% लें, जो आंसर है इसमें से माइनस कर दें 5,50,000 में से। और अगर फिजिकल चाहिए तो 15 लाख में इसका लें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 15%, और जो आंसर है वो 5,50,000 में से माइनस कर दें। तो ये सवाल आपको आ सकता है कि वो आपको याद रखें, जब इन्फ्लेशन ही आएगी, ये बात कंफर्म है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है मनी टर्म्स में। ठीक है, अब उसके बाद अगर वो कभी कभी आपको वो सवाल हम बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं, बताएं ज़रा इसका आंसर कितना आ गया। और जो भी है 5,50,000, 15 लाख का 150,000 एक आ जाएगा, मेरे ख्याल में 325,000 आ जाएगा। जी जनाब, आगे चले।
जो भी इसका आंसर फाइंड कर लेना। यानी 15 लाख का कितना आ रहा है, कैलकुलेटर नहीं इसके बाद, मैं 1 मिनट निकालता हूँ। हाँ जी, 15 लाख का 15% 225,000 और 550,000 का जो डिफरेंस होगा 325,000 ही आ रहा है। ये हमारा आंसर है। और अगर ये दूसरा सवाल होता तो हम इसमें 15 लाख का 10% लेते अगर रियल टर्म्स में पूछते। एक सवाल और देखें, अगर वो हमें ये कह दे कि फिजिकल का प्रॉफिट है 2 लाख और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है 8%, तो पता क्या करेंगे, ये जो 2 लाख आया होगा ये 92% होगा और आप 100% करेंगे तो ये आपके पास मनी टर्म्स का आ जाएगा। तो इसी तरह वो रियल टर्म्स का भी दे सकता है। तो याद रखें, जब भी वो आपको इस तरह का कोई सवाल दे तो सबसे पहले मनी टर्म्स का फाइंड कर लेना, मनी टर्म्स के बाद फिर जर्नल से इन्फ्लेशन। जैसे एक और सवाल मैं बनाता हूं, देखिए जनाब, वो कहता है कि जी सवाल ये है कि आपको फिजिकल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख, ठीक है, और कहता है जो जर्नल इन्फ्लेशन है ना वो है 10% और स्पेसिफिक जो इन्फ्लेशन है वो कर लेते हैं 8%। कहता है बताओ स्पेसिफिक का मनी टर्म्स का प्रॉफिट बताओ। किसका पूछ लेगा, मनी टर्म्स का नहीं, रियल टर्म का, रियल टर्म या परचेजिंग पावर का प्रॉफिट बताओ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 92 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा ना वो बनेगा मनी टर्म्स का, और मनी टर्म्स के अंदर उसका 10% लेकर माइनस कर देंगे ओरिजिनली, ठीक है। तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है आपको पेपर में, लेकिन ये जो परसेंटेज लेनी होती है ना, लेनी कैपिटल की होती है, प्रॉफिट की नहीं होती। ये बात याद रखनी है, ये जो कैपिटल गिवन होता है ना उसका लेना है, ठीक होगी बात। तो ये सवाल भी थोड़ा सा वो हेर फेर के आपको दे सकता है। लो जनाब, आइटम 2020 पे चलते हैं। आइटम 2020 में क्वेश्चन नंबर 4 का ये एक पार्ट ही आया। आइटम 2020 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, वो कहता है, यहां पर सवाल एक ही है इसका, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इन द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। कहता है प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। ये बात तो ठीक है, एसेट्स विल बी ओवरस्टेटेड, और जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं हिस्टोरिकल में एसेट्स कम हो रहे होते हैं, ये गलत है। प्रॉफिट एज वेल एज एसेट विल बी अंडरस्टेटेड, ये भी गलत है। डेप्रिशिएटेड विल बी ओवरस्टेटेड, डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट कैसे हो सकती है, जब एसेट्स अंडरस्टेट हैं तो डेप्रिसिएशन तो कम आएगी ना। तो इसका यही ऑप्शन ठीक है। क्लियर होगी बात। लो जनाब, आज का आपका आखिरी सवाल। हाँ जी, आगे चलते हैं जनाब। स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा जी ब्रीफली डिस्कस, 6 नंबर का सवाल आया था ये पेपर में, ये और प्योर थ्योरेटिकल है, और इस दफ़ा मुझे लगता है कि वो इसका न्यूमेरिकल सवाल बना के दे सकता है। ब्रीफली डिस्कस मेजरमेंट बेस वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो जनाब, वो 4 कौन कौन सी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर करंट कॉस्ट, फिर फेयर वैल्यू, और कौन सी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो जो 4 हैं, वैल्यू यूज, सॉरी, वो 4 मेजरमेंट जो बेस है वो चारों आपने लिखनी है, और उसको वो जो पहले चैप्टर में आपके हैं उसी को ही आपने लिखना है। और जो 6 नंबर का सवाल है, तो आपने अभी देखा कि इस चैप्टर में से जो सवाल नॉर्मली आ रहे हैं ना वो किस तरह से आ रहे हैं। मिनिमम 1 नंबर का सवाल आया हुआ है,
और मैक्सिमम 7 नंबर का सवाल आया हुआ है, लेकिन एवरेज ओवरऑल देखें तो 4 नंबर का सवाल इसमें आ ही रहा है, 4 एक नंबर का सवाल इसमें से कवर हो जाता है। ओके की बात। लो जनाब, इसमें अगर कोई और सवाल है, आपने लेक्चर सुनना है इसका पूरी तरह से, 3 लेक्चर होगा टोटल, ये 2 लेक्चर पहले मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, 1 लेक्चर ये हो गया। तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर सवाल कभी आएगा पेपर में। ठीक होगी बात। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।